हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण गोपाल गुप्ता। मैं आपके लिए लेकर आया हूं जावा प्रोग्रामिंग। आपको अच्छी तरह से पता है जावा प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब उस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट प्रोग्राम जो आप लोगों ने देख रखा था इसके पहले वाले एपिसोड में, उसमें बताया गया था आपको कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोग्राम हम कैसे करते हैं, और सबको अलग अलग भी मैंने आपको बताया था, सेपरेटेड, एंड देन आफ्टर उसको मर्ज भी करके हमने आपको बता दिया था कि मर्ज हम करके कैसे करेंगे। नाउ हम लोग अब उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एरिया प्रोग्राम पे। एरिया का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सर्कल। इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे और कैसे उसका आउटपुट आएगा, हम ये देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रोग्राम हम एरिया ऑफ स्क्वायर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बिल्कुल उसी तरीके से सोचिएगा जैसे आप मैथमेटिक्स में सोचते हैं कि अगर स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या चाहिए। स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, और स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। यही है आपका स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर के चारों साइड्स आपको पता है अच्छी तरह से बराबर होते हैं, बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं, चारों साइड्स बराबर हैं। तो किसी भी एक साइड की अगर हमें वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसको और इसको दो को मल्टीप्लाई करके हम उसका एरिया निकाल पाएंगे। एरिया का जो फॉर्मूला है वो साइड स्क्वायर है। ओके, तो हम बात करते हैं अब इस प्रोग्राम को, ये समझ कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। अब हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, मतलब प्रोग्राम पे चलते हैं कि प्रोग्राम में हम इसको कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। क्लास हमने बना लिया, एरिया नाम से हमने क्लास बनाया है। वॉइड मेन हमने स्टार्ट कर लिया, और चूंकि आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने आपको बता रखा है लास्ट वाले प्रोग्राम में कि हम यहाँ पे लेंगे, दैट मीन्स यूजर गिवन टाइप का ये होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे। यहाँ पे वैल्यू, वहां तो हम क्या ले रहे थे, दो वैल्यूज हम ले रहे थे एडिशन वाले प्रोग्राम में। दो वैल्यूज हम यूजर से ले रहे थे जो हम मेन में रख रहे थे, ए और बी। तो वहां दो वैल्यूज चाहिए थी यूजर से हमें, इसलिए हम दो ले रहे थे। यहाँ पे इस प्रोग्राम के में अगर हम देखें तो इसमें वैल्यू हमको क्या क्या चाहिए, यूजर से हमको क्या मिल जाए कि हम एरिया, स्क्वायर का एरिया निकाल लें। तो यूजर से अगर हमको एक सिंगल साइड मिल जाती है तो हम स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? देखिए, तो यहां से यूजर से हम क्या लेंगे, एस नाम के एक वेरिएबल में हमने यूजर से साइड ले लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमको इस एरिया, इस साइड पे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू का स्क्वायर हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं INT A इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई एस। चूंकि स्क्वायर तो हम इसमें लिख नहीं सकते, स्क्वायर का तरीका यही होता है लिखने का इसमें, A इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई एस। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वैल्यू ऑफ या एरिया ऑफ, मैसेज भी प्रॉपर पास करिए जिससे आपको समझ में आ सके। एरिया ऑफ स्क्वायर एज, फिर ये आपने कोलन लगा दिया, डबल कोट्स लगाया, एंड देन आफ्टर प्लस करके यहां पे आप ए लिख देते हैं। क्लियर? तो ये आपका प्रोग्राम हो गया किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर का। यूजर ने वैल्यू दी, एस में वैल्यू आई होगी, वो दोनों मल्टीप्लाई होकर के ए में गया, और उसके बाद यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया। ये तरीका था इस प्रोग्राम को करने का, दैट मींस एरिया ऑफ स्क्वायर का ये प्रोग्राम था। दिस प्रोग्राम फॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर। अंडरस्टैंड? एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। अगर हम इसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के लिए हमें क्या करना होगा, क्या चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ, यही चाहिए होता है हमें। ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका विड्थ हो गया, ये आपका लेंथ हो गया। लेंथ और विड्थ हमें अगर मिल जाए तो हम दोनों को फाइंड आउट करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम उसको निकाल पाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई बी। तो हमको करना क्या है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, और यहां पे क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ, मतलब L, INT L और INT B हम यहां लेंगे, और इस वाले ऑपरेशन की जगह पे हम बस इसको
ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो ये आपका दूसरा प्रोग्राम बन जाएगा। कौन सा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात हम करते हैं। मैं सारे प्रोग्राम खुद नहीं बना रहा हूं, एक प्रोग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया है, बाकी सारे प्रोग्राम मैं खुद नहीं बना रहा हूं, जिससे आप खुद से कोशिश करके वो प्रोग्राम को बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम अगर हम तो एरिया ऑफ सर्कल की हम बात करते हैं। अब एरिया ऑफ सर्कल अगर हमको निकालना हो, मतलब सर्कल का अगर हमको एरिया निकालना हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? फॉर्मूले में क्या चाहिए होगा? A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें आर क्या है? आर इज द रेडियस, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, या 22/7 होता है। तो इसमें अब आप खुद सोचिए कि इसमें क्या चाहिए होगा आपको। यूजर से हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रेडियस चाहिए होगा। पाई की वैल्यू तो आपको खुद से पता है। तो बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमको क्या चाहिए? एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस हम यूजर से लेंगे, और a इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर हम कर लेंगे, जिससे हमारी वैल्यू निकल करके a में स्टोर हो जाएगी। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसकी जगह पर, और यहां पे वैल्यू कौन सी जाएगी? सिर्फ और सिर्फ r, नथिंग एल्स, क्योंकि r का स्क्वायर, एक r मिलेगा, हम उसको स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल आपका। अंडरस्टैंड? और बाकी यहाँ पे मैसेज अब अपने अकॉर्डिंग पास करेंगे ही करेंगे। ठीक है, स्क्वायर है तो वहां सर्कल लिख लेंगे, सर्कल का एरिया होगा। तो अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम देखते हैं क्या करना होगा हमें। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही है आपका ट्राइंगल। ठीक है, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो अब यहां पे जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अब यूजर से हमको क्या चाहिए होगा? यूजर से यहां के इसके केस में हमको यूजर से क्या चाहिए होगा? बेस और हाइट, बेस एंड हाइट। हमने एक bs से ले लिया और एक h ले लिया, तो यहाँ पे मेन के अंदर क्या होगा? bs होगा और h होगा। ये वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया ताकि इसमें रिलेटेड विद दैट लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो bs है और h है, दोनों आप यहाँ पे ले लेंगे, मींस दो वेरिएबल, एक बेस और एक हाइट के लिए, और यही वाला फॉर्मूला फिर यहाँ पे चला जाएगा आपका। अंडरस्टैंड? ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बात ये क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया? तो ये था आपका एरिया वाला प्रोग्राम, जिसमें एरिया ऑफ स्क्वायर हमने देख लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लिया, एरिया ऑफ सर्कल देख लिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लिया। पहला प्रोग्राम मैंने पूरा कंप्लीट बना करके आपको दिया है, बाकी प्रोग्राम्स में मैंने आपको हिंट दे दिया, वो प्रोग्राम आप कंप्लीट करके आप मुझे सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे कि आपने कंप्लीट किया, वो सही है गलत है, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, या फिर कमेंट में आप भेज सकते हैं। ओके, एंड देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और चीज ध्यान से देख लीजिएगा, a इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई bs इंटू h हमने लिखा हुआ है। तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते समय जो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, 1/2 इज द फ्रैक्शन वैल्यू। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 22/7 यहाँ पे होता तो वो भी एक फ्रैक्शन वैल्यू होती, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट करके 3.14 ले लिया, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि 1/2 हमने अगर डायरेक्टली लिया है, तो यहाँ पे भी अगर हम 0.5 ले लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हमने 1/2 लिया है, दैट मींस फ्रैक्शन वैल्यू ली है। तो फ्रैक्शन वैल्यू कभी भी प्रोग्रामिंग में जब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे स्टेटमेंट के अंदर, तो वहां पे प्रोग्रामिंग में फ्रैक्शन वैल्यू कभी भी स्टार्ट में हम नहीं लेंगे, उसको लास्ट में कर सकते हैं, मिड में कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में नहीं होना चाहिए। दैट मींस इसका जो दूसरा रियल रूप होगा वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, bs मल्टीप्लाइड बाई h मल्टीप्लाइड बाई 1/2 आप कर लीजिए, या फिर आप 0.5 ले लीजिए 1/2 की जगह पे। इससे क्या होता है कि इसका आउटपुट आपको रियल आउटपुट नहीं मिल पाएगा।
ये जब भी आप करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा, इसका रियल आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये प्रैक्टिकल में समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप इसको प्रोग्राम को सिस्टम पे करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा कि इसका रियल आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, जबकि इसका रियल आउटपुट मिलेगा। अंडरस्टैंड? वन मोर थिंग इज दैट हियर, अभी आपने देखा कि ये सारी चीजों के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ INT यूज किया। अंडरस्टैंड? अब यहाँ के केस की अगर हम बात करें तो यहाँ समझ में भी आता है कि चलो INT से काम हमारा चल जाएगा। अंडरस्टैंड? लेकिन अब अगर हम बात करते हैं यहाँ की या यहाँ की, जहां पे पॉइंट्स में वैल्यू दिख रही है आपको डायरेक्टली। अब पॉइंट्स में वैल्यू दिख रही है मल्टीप्लाइड बाई ये, तो मल्टीप्लिकेशन होकर के ए में स्टोर होगी। और ए का टाइप क्या है? ए का टाइप क्या है? INT हमने ले रखा है, यहाँ पे हमने INT ले रखा है। ठीक, ए के टाइप में। तो जब हमने INT ले रखा होगा तो क्या होगा, इसमें क्या रियल वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। वैल्यू मल्टीप्लाई होकर के डेसिमल के पहले वाली वैल्यू मिलेगी, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, इसको या तो हम फ्लोट लेंगे या तो हम डबल ले लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन हमारी खत्म हो जाए। यहां भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं इसके भी केस में, लेकिन यहां तो कंपलसरी हो जाता है, आपको लेना ही होगा, तभी डेसिमल वैल्यू इसमें स्टोर होगी, अदरवाइज डेसिमल वैल्यू स्टोर होगी। ओके, अंडरस्टैंड? सेम केस यहाँ के केस में भी है, क्योंकि यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन वैल्यू है, दैट मींस डेसिमल की वैल्यू है। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा, या तो डबल या तो फ्लोट लेना होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब इस पूरे प्रोग्राम को आप एक बार प्रॉपरली देख लीजिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और बाकी 3 प्रोग्राम्स के मैंने हिंट दिए हैं, वो तीनों प्रोग्राम आपको कंप्लीट करने हैं। अंडरस्टैंड? अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब मैं इस एरिया वाले प्रोग्राम का ही मर्ज प्रोग्राम बनाता हूं। मर्ज मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, इन चारों का एक साथ मिक्सअप करके मैं एक प्रोग्राम बना करके आपको दिखाता हूं कि वो प्रोग्राम कैसे बनेगा और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कैसे होंगी। अभी एक चीज देख लीजिए ध्यान से कि अभी मैंने आपको स्कैनर का यूज नहीं बताया, दैट मींस मैसेजेस पास करके हम वैल्यू कैसे लेते हैं, वो अभी मैंने आपको बताया नहीं है। इस वाले प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू यूजर से हम स्कैनर के थ्रू कैसे मांगते हैं, किस तरीके से वैल्यू हम ले सकते हैं यूजर से। तो फिलहाल अभी हम लोग इस वाले प्रोग्राम पे चलते हैं और इस प्रोग्राम को हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमने एक क्लास बना लिया, एरिया नाम से ही बना लिया। ठीक है, इसमें वो चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हम, और फिर इसके बाद हमने वॉइड मेन बनाया। अभी हम मेन के अंदर ही वैल्यू लेंगे क्योंकि यूजर गिवन वैल्यू चाहिए, और हमें स्कैनर अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल इसको ही डायरेक्टली यूज करेंगे। वॉइड मेन, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं, चूंकि एडिशन वाले प्रोग्राम के अंदर क्या था, जब हमने मर्ज का प्रोग्राम बनाया था तो उसमें हमने 2 ही वैल्यू पे काम कर लिया था, एक ए और एक बी। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन वहां से खत्म कर रहा हूं मैं आपकी, कि ए और बी से 2 ही वैल्यू पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया था, और वही वैल्यूज पे हमने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए थे और उसी पे हमने काम कर लिया था। लेकिन क्या यहाँ की अगर हम बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल और इन सब की बात करें, तो क्या किसी 2 या किसी एक वैल्यू पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म, सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। एरिया ऑफ स्क्वायर अलग होगा, सॉरी स्क्वायर का साइड अलग ही होगा, रेक्टेंगल का लेंथ एंड विड्थ अलग ही होगा भाई, उसके इक्विवेलेंट तो हो नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे सर्कल का रेडियस जो होगा वो भी बिल्कुल अलग होगा, वो उसके इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। लेकिन वहां पे हमने कर लिया था एडिशन वाले प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हमने उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म करना था, इसलिए हमने कर लिया। वहां पे भी अगर आपको ये कहा जाता है कि नहीं हमको एडिशन किसी दूसरी वैल्यू के साथ परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन किसी दूसरी वैल्यू के साथ परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन किसी दूसरी वैल्यू के साथ परफॉर्म करना है, अगर ऐसा कहा गया होता तो वहां भी आपको करना पड़ता, वहां भी आपको अलग अलग करना पड़ता। लेकिन यहां तो कंपलसरी है, यहां तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? तो हमने यहां पे लिया वॉइड मेन, और मेन के अंदर INT हमने लिखा है किस काम के लिए, INT हमने लिखा हुआ है स्क्वायर के साइड के लिए। फिर दूसरा वेरिएबल हम यहाँ पे लेते हैं INT ले लिया, और दूसरा वेरिएबल हम यहाँ पर लेते हैं INT उसके लेंथ के लिए, रेक्टेंगल के लेंथ के लिए। फिर INT रेक्टेंगल के विड्थ के लिए। फिर INT रेडियस के उसके सर्कल के रेडियस के लिए। फिर INT BS ये बेस के लिए ट्राइंगल के। फिर INT ये हमने किस लिए लिया, ये हमने लिया हाइट के लिए ट्राइंगल के।
अब इसके बाद ये सारे वेरिएबल्स हमने ले लिए जो यूजर से हमें चाहिए। अब हमको इन सबको ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद किसी एक वेरिएबल में स्टोर भी करना पड़ेगा। ठीक, तो बच्चों में कंफ्यूजन क्या हो जाता है लोगों के साथ कि उस ए को भी सोचते हैं हम यही ले ले, जब सारे यहाँ ले रहे हैं तो वो भी यही ले ले। नहीं, उसको हम यहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ए में वैल्यू यूजर से नहीं चाहिए। यहां पे हम मेन के अंदर जो भी वेरिएबल्स पास कर रहे हैं वो इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि यूजर से हमें वैल्यू उसमें चाहिए। अगर हमें ए में भी वैल्यू यूजर से ही चाहिए होती तो उसको भी हम यहीं लिखते, लेकिन ए हम किस लिए ले रहे हैं? ये हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वैल्यू को हम उस ए में स्टोर कर सकें। तो हमने यहां पे लिया डबल ए, ये नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अंडरस्टैंड? अब हम क्या करेंगे? अब हम वन बाय वन इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम एस के साथ कर लेते हैं। ए इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई एस। ये एस मल्टीप्लाइड बाई एस दैट मीन्स कि जो आपका स्क्वायर का साइड था वो साइड मल्टीप्लाई होकर किस में स्टोर हो गया? ए में। अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एरिया ऑफ स्क्वायर एज, स्क्वायर एज, फिर यहां पे हम ए को प्रिंट करा लें। अंडरस्टैंड? अब देखिए, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो ए हो गया। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा? लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए होगा। तो रेक्टेंगल के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए होगा। एल मल्टीप्लाइड बाई बी हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को एसओपीएलएन यूज कर रहा हूँ, ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा, आप मत यूज करिएगा इसको। लेकिन फिर यहाँ पे मैंने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्लस ए। अंडरस्टैंड? फिर ऐसे ही ए इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे? अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर, पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल के लिए हो गया। ठीक, फिर एसओपीएलएन आएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल एज, फिर प्लस ए। अंडरस्टैंड? एंड देन आफ्टर किसकी बात करेंगे हम? ट्राइंगल की। ए इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई बी एस मल्टीप्लाइड बाई एच। अंडरस्टैंड? अब एसओपीएलएन हम यहां पे क्या कर लेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एज प्लस ए। क्लियर? अब ये जो है आपका पूरा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। ये भी मेन में मैंने क्लोज कर दिया, क्लास को भी मैंने क्लोज कर दिया। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एरिया ऑफ प्रोग्राम, एरिया वाला मर्ज वाला, एरिया का मर्ज वाला प्रोग्राम जो है यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है, जिसमें एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये चारों के चारों इसमें अवेलेबल है। यहाँ पे अब देखिए कुछ माइनर सी चीजें हैं, वो क्या है समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपने देखा होगा डबल ए आपने लिखा, एक इस ए नाम के वेरिएबल को आपने सिर्फ एक बार यहाँ डिक्लेयर किया है, फिर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ भी यूज कर रहे हैं, यहाँ भी यूज कर रहे हैं, यहाँ भी यूज कर रहे हैं। मतलब इस ए नाम के वेरिएबल को दोबारा से हम कहीं भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, वन टाइम सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है। ये रूल होता है कि पूरे प्रोग्राम के अंदर किसी भी एक सेम नाम से एक से अधिक वेरिएबल नहीं हो सकता, उसको बार बार आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक ही बार डिक्लेरेशन होगा उस वेरिएबल का, तो एक बार डिक्लेरेशन यहाँ हो गया, अब उसको सिर्फ आप यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? अब आप उसको सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे। तो अब जब यूज कर रहे हैं तो पहली बार यहाँ पे हमने स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, अब ए की वैल्यू यहाँ स्टोर हो गई, डिस्प्ले हो गई। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसमें तो स्क्वायर का एरिया था, तो फिर दोबारा हम ए को यहाँ डिस्प्ले करा दे रहे हैं, दोबारा से इसमें भी हमने ए को डिस्प्ले कराया, तो क्या यहाँ पे वैल्यू पुरानी वाली आएगी कि नई वाली आएगी? बात यह है कि पहले वाली में जब स्क्वायर का एरिया हमने स्टोर किया था तो उस समय वैल्यू यहाँ पे हमने प्रिंट करा ली थी, तो ए की वैल्यू उस टाइम ये थी। लेकिन अभी ए इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाई बी किया गया, इसको प्रिंट होने के बाद हमने इसमें वैल्यू में चेंजेस किए हैं। दैट मींस ए में अब वैल्यू कौन सी आएगी? एल मल्टीप्लाइड बाई बी हो गई थी, वो वैल्यू इसमें आ गई। तो अब जो प्रिंट होगा वो ये वाला प्रिंट होगा। इसके बाद फिर अब तीसरी बार अब इस ए की जगह पर
जो एल और बी की वैल्यू थी वो नहीं होगी, अब जहां से मल्टीप्लाई होकर के फिर इस ए में जाएगी और इस तरीके से ये वैल्यू प्रिंट होगी, इस तरीके से ये प्रिंटिंग होगी। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का, समझ आ गया कि किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे हमने यूजर से हाँ, तो अभी तक जो आप लोगों ने प्रोग्राम जितने भी देखे हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम या तो प्रोग्रामर गिवन वैल्यू के द्वारा किए गए हैं या यूजर गिवन में मेन के थ्रू वैल्यू दे करके किए गए हैं। आपने ध्यान से देखा होगा जब हमने कहा था कि जब हमको यूजर से वैल्यू लेनी होगी तो हम कहां ले रहे थे वैल्यू, वॉइड मेन के पैरेंथेसिस के अंदर हम उन वेरिएबल्स को डाल दे रहे थे और वहां से वैल्यू बाय यूजिंग यूजर के थ्रू आ रही थी, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोग्राम की बात करें कि हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि प्रोग्राम जब हम कर रहे हैं, प्रोग्राम करने के बाद जब हमने कंपाइल करा है, कंपाइल करने के बाद आउटपुट स्क्रीन हमारे सामने खुल के आई और सपोज दैट एक एडिशन का प्रोग्राम हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन खुल के आए हमारे सामने और उस स्क्रीन पे लिख के आए प्लीज एंटर 2 वैल्यूज फॉर द एडिशन, और जब ये मैसेज हम देखें तब जाकर के हम वैल्यू पुट करें। अंडरस्टैंड? क्या अभी तक आपने ऐसा कुछ किया था कि कहीं कोई मैसेज पास हो रहा था उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट कर रहे थे, उसके बाद फिर आप कोई प्रोसेस कर रहे थे? अभी तक ऐसा हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ था अभी तक। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई वैल्यू मांग रहे हैं यूजर से तो उसके लिए एक मैसेज हम उसको प्रॉपर दें कि किस तरीके से कौन सी वैल्यू चाहिए। अब जब उसको वैल्यू मिलेगी, जब उसको एक मैसेज मिलेगा कि प्लीज एंटर 2 वैल्यूज फॉर द एडिशन, प्लीज एंटर साइड ऑफ द स्क्वायर, प्लीज एंटर लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, इस तरीके से एक मैसेज पास हो उसके बाद वैल्यू यूजर से मिले। जबकि अभी तक ऐसा हमने नहीं किया था, डायरेक्टली वैल्यू ले ली थी और डायरेक्टली वैल्यू में वेरिएबल में वैल्यू पास कर दी थी, इस तरीके से हो रहा था। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि मैसेज पास हो, उस मैसेज के अकॉर्डिंग यूजर देख करके समझ करके वैल्यू पास करें। अंडरस्टैंड? अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ क्लासेज हैं हमारे पास, प्री डिफाइंड क्लासेज, उन क्लासेज को यूज करके हम अपना मैसेज पास कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? 2 क्लासेज हैं जावा में जो इसको यूजर गिवन मैसेज पास करने के लिए यूज में आते हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका बफर रीडर, बफर रीडर एक मैसेज है। दूसरा है आपका स्कैनर क्लास, एक बफर रीडर क्लास है और एक स्कैनर क्लास है। 2 क्लासेज हमारे पास हैं जिन क्लासेज के थ्रू हम यूजर को एक मैसेज प्रोवाइड करके, मैसेज पास करके उसके अकॉर्डिंग जो है उससे हम इनपुट ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? हाँ जी, देखिए अब ये जो बफर रीडर और स्कैनर है, इन दोनों को समझने के लिए हमें पहले एक और चीजों को जानने की जरूरत है। जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक हमें ये बफर रीडर और ये स्कैनर समझ में नहीं आएगा। ये एक ऐसा पार्ट है जो पूरे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जिनको हम कहते हैं लाइब्रेरी फाइल्स या हेडर फाइल्स बोलते हैं। एक होती है हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स ये सी लैंग्वेज में भी होती है। ऊपर पूरे प्रोग्राम, जब भी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम के जस्ट सबसे ऊपर लिखी जाती है ये हेडर फाइल्स, हम उसको कहते हैं, ठीक है। और इसी को ही हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी भी बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। अंडरस्टैंड? ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी भी कहा जाता है और हेडर फाइल भी कहा जाता है। ये नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं है। वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। जावा में लिखा जाता है, जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे, मतलब क्लास से भी जस्ट ऊपर लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, इंपोर्ट जावा .io.asterisk, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आपने देखा होगा। एक आध और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। इंपोर्ट java.util.asterisk, ये आपने देखा होगा। अब ये है क्या? इन्हीं को हम कहते हैं दीज आर द हेडर फाइल्स या दीज आर द प्री प्रोसेसिंग या प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। ये करते क्या है? ये करते क्या है? ये बनाते हैं लिंकअप। ये लिंकअप करता है हमारे प्रोग्राम का
हमारे प्रोग्राम का लिंक बनाता है हमारी लाइब्रेरी क्लासेस से, हमारी हेडर फाइल से लिंक करता है हमारे प्रोग्राम को। ये जो स्टेटमेंट है, बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट हम अपने प्रोग्राम को हम अपनी हेडर फाइल से लिंक कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट के थ्रू ही हम इसको अपने प्रोग्राम, क्योंकि इसके नीचे ही हम पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, वो पूरा प्रोग्राम इसके अंडर में आ रहा है, वो पूरा प्रोग्राम लिंक हो रहा है हमारी हेडर फाइल से। हेडर फाइल से लिंक होने का मतलब होता है कि हम परमिशन ले रहे हैं अपने हेडर फाइल से कि हमें ये काम करना है। परमिशन हम क्या ले रहे हैं, देखिएगा सिंपल इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इंपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स लेना। इंपोर्ट हम कर रहे हैं क्या, java.io.string। इस चीज को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? अब ये क्या है, बेसिकली हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे लाइब्रेरी क्लासेस, बहुत सारे पैकेजेस हैं जो हमारे इस हेडर फाइल्स में अंदर पड़े हुए हैं। उससे रिलेटेड इनकी क्लासेज को या उनकी किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हमें इनकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो परमिशन लेने का ही ये स्टेटमेंट है कि हम किस तरीके से उससे परमिशन लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट जावा। ध्यान से देखिएगा, ये जावा जो यहां लिखा हुआ है ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द पैकेज। और आपको पता है पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लास इज नोन एज द पैकेज। दैट मीन्स एक पैकेज के अंदर बहुत ढेर सारी क्लासेस होती है। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स जावा पैकेज के अंदर बहुत ढेर सारी क्लास होगी। ठीक है, जावा पैकेज हो गया। और यहां जो आपको आयु दिख रहा है, इस आयु, ये आयु क्या है, दिस इज द क्लास। दैट मीन्स ये जो आयु नाम का क्लास है ये कहां पे है, जावा के अंदर है। और ये आयु का मतलब है इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट, यही आयु है। अंडरस्टैंड? यही आयु है। java.io.string लिखा गया है। अंडरस्टैंड? अब यहां जो आपको दिख रहा है java.io.string, अब आयु भी आपने देख लिया कि क्लास है। इसके बाद जो एस्ट्रिक है इसका क्या मतलब है, डॉट का मतलब इसके अंदर, डॉट का मतलब इसके अंदर। ठीक, अब ये क्या है, दिस इज द सब क्लास। सब क्लास क्या होती है, क्लास के अंदर सब क्लास होती है। और क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सब क्लासेज इज नोन एज द क्लास, या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द क्लास। ठीक, अब ये जो है सब क्लासेज है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने एक पैकेज को, उस पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेज है लेकिन सबको नहीं, उस पैकेज के अंदर से सिर्फ आयु नाम के क्लास को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और इस आयु नाम के क्लास के अंदर सब क्लासेज को, लेकिन यहाँ पे सब क्लास का नाम नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आयु लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी एक नाम होना चाहिए था कोई भी, लेकिन उस नाम की जगह क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रिक लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिक। इसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रिक। ये एक एस्ट्रिक है। एस्ट्रिक का मतलब ये होता है, एस्ट्रिक मीन्स होता है ऑल। यहाँ पे एस्ट्रिक मीन्स होता है ऑल। दैट मीन्स, ध्यान से फिर से एक बार देखिएगा, इंपोर्ट हमने किया जावा नाम के पैकेज को, और जावा नाम के पैकेज के अंदर सभी क्लास को नहीं, सिर्फ आईओ क्लास को, और उसके अंदर ऑल, दैट मीन्स उसके अंदर आईओ नाम के क्लास के अंदर जितनी भी सब क्लासेज हैं सबको हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। अंडरस्टैंड? अब यहां बात आती है कि हमने एस्ट्रिक ही क्यों लिखा। हम यहां पे नाम भी तो लिख सकते थे, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते थे, यहां पे हम नाम भी लिख सकते थे। नाम हमने इसलिए नहीं लिखा कि हमें लगता है कि इसके इस क्लास के अंदर जितनी भी सब क्लासेज हैं, हो सकता है 3-4 सब क्लासेज को हमको यूज करना पड़े अपने प्रोग्राम के अंदर, इन फ्यूचर हो सकता है जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हमने क्या किया, अब 4 हमको यूज लगता है कि हमें 4 की जरूरत पड़ सकती है, तो हम 4 का नाम लिखना पड़ेगा, 4 बार हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इससे ज्यादा बेटर ये हमने सोचा कि यहाँ पे हम एस्ट्रिक ले लेंगे, तो क्या होगा कि सारे इंपोर्ट हो जाएंगे और जब जिसकी जरूरत होगी वो यूज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? वही सेम चीज यहां पे भी है, इंपोर्ट जावा। इस जावा नाम के पैकेज के अंदर एक यूटिल नाम का क्लास है, और उस यूटिल नाम के क्लास के अंदर बहुत सारे सब क्लासेज है, उनको हमने इंपोर्ट कर लिया। अंडरस्टैंड? समझ आया ये? इसका मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत
एग्जाम्पल है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। अंडरस्टैंड? ध्यान से, मैं यहां पे एक व्हीकल नाम का ले रहा हूं। व्हीकल के अंदर, व्हीकल बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे बहुत टाइप्स की व्हीकल हो सकती है ना। 2 व्हीलर भी व्हीकल हो सकती है, 3 व्हीलर भी व्हीकल हो सकती है, 4 व्हीलर भी व्हीकल हो सकती है और 16 व्हीलर भी व्हीकल हो सकती है। मानते हैं इस बात को? अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इस 2 व्हीलर व्हीकल और 4 व्हीलर जो भी हैं, सपोज दैट 2 व्हीलर में हम आते हैं, हमारे पास हीरो की गाड़ी है, होंडा भी है, हमारे पास बजाज भी है, और भी बहुत सारे होंगे, हम बहुत सारों को नहीं लिख रहे हैं, फिलहाल हम सिर्फ इतनी की बात कर रहे हैं। 3 व्हीलर की बात करें तो 3 व्हीलर में हमारे पास पियाजो है, हमारे पास आरी है बजाज की, बी लिख लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी इसमें भी, ठीक है, सी नाम से एक दूसरा हम ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही 4 व्हीलर में देख लेते हैं, मारुति सुजुकी है, स्कूडा है, फोर्ड है, और भी बहुत सारी है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे 16 व्हीलर की अगर हम बात करते हैं, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूं। 16 व्हीलर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारी कंपनीज होंगी। पहली कंपनी का नाम ए, दूसरी का नाम बी, तीसरी का नाम सी, ठीक। ये हमने एग्जांपल में ले लिया। अब ध्यान से आप देखिएगा इसको, ये जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, दिस इज द मेन प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट है आपका, ठीक। अब ये जो प्रोडक्ट है ये एक लेवल है, लेवल 3 कह सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द लेवल 2, एंड एक ये जो दिख रहा है, दिस इज द लेवल 1। अंडरस्टैंड? ये इस तरीके से लेवल यहां पे आपको दिख रहा है। तो अगर हमने आपको कहा कि मुझे 4 व्हीलर में स्कूडा की गाड़ी चाहिए, समझ में आ रही बात? हमने आपको कहा व्हीकल में मुझे 4 व्हीलर लेनी है और 4 व्हीलर में मुझे स्कूडा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मतलब इसका जो इस तरीके से अगर हम इंपोर्ट कराएंगे तो क्या बनेगा वो ध्यान से देखिएगा। बनेगा यहां पे इंपोर्ट व्हीकल डॉट, व्हीकल के बाद दूसरे लेवल में हम आएंगे तो डॉट लगाएंगे, डॉट। अब ये जो स्कूडा है किसका पार्ट है? 4 व्हीलर का, 3 व्हीलर 2 व्हीलर का तो है नहीं, तो हम यहां क्या लिखेंगे? सॉरी, 4 व्हीलर लिखेंगे। अंडरस्टैंड? फिर डॉट स्कूडा, एससी दिख रहा है आपको यहां पे, एससी, तो डॉट एससी हम यहां पे लिख लेंगे। अगर हम श्योर हैं कि हमें एससी ही चाहिए, ऑन दैट टाइम वी हैव टू यूज एससी। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां यूज किया गया है, लेकिन यहां पे एस्ट्रिक यूज किया गया है। अब हम यहां पे देखते हैं कि अगर हम एस्ट्रिक यूज करते हैं तो क्या होगा। सपोज दैट हम श्योर नहीं है कि हम 4 व्हीलर में हम गए हैं एंट्री खरीदने के लिए, लेकिन अगर हमें स्कूडा पसंद नहीं आई तो हम फोर्ड में भी जा सकते हैं, मारुति सुजुकी में भी जा सकते हैं, इट कैन बी पॉसिबल। एक है हमने प्री डिसाइड कर लिया कि हमको स्कूडा ही लेना है, तब तो हम ये लिखेंगे। दूसरा, हमें अगर डाउट्स है कि इट कैन बी पॉसिबल एंड इट कैन बी चेंज ऑल्सो, तो ये चेंज हो सकता है। अगर हमें लगता है तो हम स्कूडा सिर्फ नहीं लेंगे, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो यहां हम ले लेंगे एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब ये हो गया कि हम अब फ्री हो गए, हमने तीनों को इंपोर्ट कर लिया है, अब जब मर्जी करेगा हम कोई भी यूज कर लेंगे। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ ये? इस तरीके से ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है और इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में इसको यूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं हम यूज कैसे करते हैं। इंपोर्ट java.io.asterisk, और इसके बाद फिर आप लिखेंगे क्लास abc, फिर आप लिखेंगे void main, फिर आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देन आफ्टर आपका क्लास हो जाएगा क्लोज। ये तरीका होता है प्रोग्राम को लिखने का। अंडरस्टैंड? जब हम इंपोर्ट करा रहे हैं उस टाइम पे। अब ये जो आपका आईओ वाला था पार्ट, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर से। आईओ वाला जो पार्ट था, जो बफर्ड रीडर क्लास है, जो बफर्ड रीडर मैंने क्लास आपको बताया था, अभी यहां लिखा था बफर्ड रीडर क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम द आईओ।
बफर्ड रीडर क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम द आईओ। अगर आप अपने प्रोग्राम में बफर्ड रीडर क्लास को यूज करना चाहते हैं यूजर से वैल्यू लेने के लिए, तो उस टाइम पे हमें क्या करना होगा, इसको इंपोर्ट करना कंपलसरी होगा। बिल्कुल वैसे ही इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, यूटिल जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है स्कैनर के लिए। जो स्कैनर क्लास है हमारा, स्कैनर क्लास को हम इंपोर्ट तभी कर सकते हैं जब स्कैनर क्लास को हम इंपोर्ट तभी कर सकते हैं जब हमने इस यूटिल को यहां पे इंपोर्ट किया होगा, क्योंकि स्कैनर इज इनहेरिटेड फ्रॉम द यूटिल। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से अगर हमको स्कैनर के थ्रू करना है तो हम इसको अपने ऊपर लिखेंगे, और अगर बफर रीडर के थ्रू करना है तो इसको हम प्रोग्राम के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको शायद समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में इसकी, कि बफर रीडर और स्कैनर को हम यूज कैसे करते हैं और इसका क्या कोड होता है। फिलहाल ये पहले आप कंप्लीट कर ले और इसको अंडरस्टैंड कर ले। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, कुछ भी नहीं समझ आता है, तो आप कमेंट में व्हाट्सएप पे जैसे चाहे वैसे मैसेज सेंड करके आप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अंडरस्टैंड? थैंक यू।